हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखते हैं कि अगर आरएल सर्किट में रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस केस में वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फार्मूले जो हम लोगों ने डिराइव किए हैं, क्योंकि उन डायरेक्ट फार्मूलों को डिराइव करने में बस एक बैटरी, रेजिस्टेंस और इंडक्टर सब सीरीज़ में कनेक्टेड होते थे। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। इस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ज़रा ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस R है 2R और एक इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस R अलग लगा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस R नहीं होता तो ऐसे केस में हम प्रॉब्लम को सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे, अलग अलग 2R और L और R को बैटरी के साथ कनेक्ट करते, जैसा मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था। इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इंडक्टर से पास होने वाला करंट निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t। इसका मतलब हम I1 कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए हमने मान लिया किसी इंस्टेंट पर करंट I फ्लो हो रहा है, तो I माइनस I1 जो है वो 2R से मान लिया और I1 इंडक्टर से पास होते हुए मान लिया। अब हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन एक ऐसी बन जाए जिस इक्वेशन में I1 वेरिएबल हो और t वेरिएबल हो, बस ये दो वेरिएबल हो और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हों। तो I1 और t अगर केवल दो वेरिएबल रहेंगे तो वेरिएबल सेपरेट करके हम I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी इक्वेशन बना पाएँ जिसमें I1 और t के अलावा और कोई वेरिएबल ना आए। इसके लिए हम दो लूप्स कंसीडर कर रहे हैं। एक लूप है ABEFA, इसमें मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ। तो KVL इन लूप ABEFA अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो E माइनस IR माइनस I माइनस I1 इंटू 2R इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ लिखी हुई है, E माइनस IR माइनस I माइनस I1 इंटू 2R इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास सॉल्व करने पर ये इक्वेशन 1 आ जाती है। इसमें I और I1 दोनों ही अननोन है और t नहीं है, और हमें एक इक्वेशन I1 और t में चाहिए। तो ऐसे केस में हम बेसिकली I को I1 की टर्म्स में लिखना चाहेंगे, और I को I1 के टर्म्स में लिखने के लिए हम एक और लूप कंसीडर कर ले रहे हैं, और वो लूप कौन सा है, ACDFA। ACDFA बाहर बाहर हम इस तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो E आ जाएगा, E माइनस IR माइनस L/1/dt माइनस I1R इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखना आपको आ ही गया होगा। इस इक्वेशन में बच्चों हमें क्या करना है, I1 को इन टर्म्स ऑफ I1 लिख देना है, तो पूरी इक्वेशन I1 में आ जाएगी और t रह जाएगा, और फिर वेरिएबल सेपरेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर कर दिया। एलिमिनेट I यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से I को एलिमिनेट करने पर मैंने I इंटू R की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट कर दी, E प्लस 2I1R/3 यहाँ पर पुट कर दी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, और आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में केवल या तो I1 अननोन है या t है। तो अब हम I1 और t वेरिएबल सेपरेट करके और प्रॉपर लिमिट्स लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, I1 के साथ I वाले टर्म्स ले लिए और t को एक तरफ ले गए, और लिमिट लगा दी फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ पर आपकी लिमिट लग जाती है फ्रॉम 0 टू I1। ओके, इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है I1 इक्वल टू 2E/5R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5RT डिवाइडेड बाई 3L। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये I1 ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है I मैक्स, जो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगी, और अगर इसका टाइम कांस्टेंट लेना चाहेंगे तो t डिवाइडेड बाई टॉ होता है। तो टॉ की जगह पर यहाँ पर कितना है 3L/5R, तो 3L/5R इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम जो कि सीधे सीधे सीरीज़ में कनेक्टेड ना हो और बैटरी के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ हो, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिस इंडक्टर में करंट कैलकुलेट करना है उस इंडक्टर में करंट मान लें, I1 करंट मान लें, और I1 और t के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हों, ऐसी एक इक्वेशन आप लोग बना लें। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें I इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t बाई टॉ, ये इक्वेशन तो हम लोगों ने डिराइव की ही थी चार्जिंग के केस में। ऐसे केस में अगर हमें I मैक्स पता लग जाए, कितना मैक्सिमम करंट इंडक्टर से पास होगा, उस वाले करंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडक्टर से पास होने वाला करंट हमें कैलकुलेट करना है, और एक हमें टाइम कांस्टेंट पता लग जाए सर्किट का, तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से I मैक्स और टॉ डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
तो पहले हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि आई मैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए स्टेडी स्टेट में इंडक्टर को हम सीधे सीधे प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पर इंडक्टर कोई अपोज नहीं कर रहा होता। इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो एल डी आई बाई डी टी, ई एम एफ कितना होता है एल डी आई बाई डी टी, और करंट जो है उसका स्लोप स्टेडी स्टेट में जाकर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। आपको याद होगा ऐसा ग्राफ होता था करंट का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डी आई बाई डी टी यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस ई एम एफ इंड्यूस जीरो हो जाता है, इंडक्टर कोई अपोज नहीं करता, और वैसे केस में इंडक्टर को आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर कैन बी रिप्लेस बाय ए प्लेन वायर। तो अगर प्लेन वायर से इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसे केस में केवल बैटरी और रेजिस्टेंस रह जाएंगे, और हम जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे उस तरीके से सॉल्व करके इंडक्टर से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने इस इक्वेशन इस फिगर में किया है। आप देख सकते हैं इंडक्टर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया है, तो केवल रेजिस्टेंस आर रह गया यहाँ पर, और ये आपका एक बैटरी और रेजिस्टेंस का सर्किट बन जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज़ में है, तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, तो आपके पास आर इक्वलेंट 5R/3 आ जाता है। और यहाँ से जो करंट इसमें पास हो रहा होगा टोटल करंट आई, ये टोटल करंट आई कितना आ जाता है आपके पास, दिस टोटल करंट आई कम्स आउट टू बी 3E डिवाइडेड बाई 5R। ये करंट आई कैसे डिवाइड होगा, तो I1/I2 आपको पता है पैरेलल में इन्वर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है रेजिस्टेंस के, तो I1/I2 विल बी इक्वल टू 2R/R, तो 2:1 आ जाएगा, यानी 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे टोटल करंट को, तो I1 पता लग जाएगा। तो 2/3 इंटू आई, जो कि आपके पास कितना आ जाता है 2E डिवाइडेड बाई 5R। आप देख सकते हैं कि आई मैक्स यहाँ पर भी 2E डिवाइड बाई 5R आ रहा था, और आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, 2E डिवाइडेड बाई 5R आ जाता है। इंडक्टर को प्लेन वायर से रिप्लेस करके और उसके साथ जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस था उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरी आपकी कैलकुलेशन रह जाती है टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस बैटरी को तो आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर दीजिए, और इंडक्टर के अक्रॉस जो ए और बी दो पॉइंट हैं, इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्वलेंट निकाल दें। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम कांस्टेंट एल डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ये आर इक्वलेंट आपको किसके अक्रॉस निकालना होता है, अक्रॉस इंडक्टर आपको ये कैलकुलेट करना होता है। और इस केस में बैटरी से कोई मतलब नहीं है, तो बैटरी को किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लेन वायर से, और इंडक्टर के अक्रॉस कितना इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट रिप्लेस बैटरी बाय ए प्लेन वायर एंड कैलकुलेट आर इक्वलेंट अक्रॉस एंड्स ऑफ इंडक्टर। तो इक्वलेंट डायग्राम क्या बन गया बच्चों, बैटरी को मैंने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया, और जहाँ इंडक्टर था उसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस मैंने आर रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप ऐसे मानिए अगर यहाँ पर एक बैटरी लगी होती तो आप कैसे सॉल्व करते, और बैटरी लगी होती तो ये रेजिस्टेंस आर सीरीज़ में होता, और 2R और आर किस में हो जाते, पैरेलल में हो जाते। तो यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है। इंडक्टर को अगर मैं मान लें कि इंडक्टर की जगह अगर एक बैटरी लगी होती तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आता वही आंसर हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट ए बी के अक्रॉस कितना निकालते आप, अगर ये 2 और 3 है तो R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 पैरेलल में हो जाते, और प्लस इसके साथ R1 कनेक्ट कर देते, तो ये हो गया 2R/3 प्लस 5R/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आर इक्वलेंट कितना आया था, यहाँ 3L/5R था, तो टाइम कांस्टेंट आर इक्वलेंट आपके पास कितना आ गया, 5R/3 आ गया। अगर आर इक्वलेंट आपके पास पता लग जाता है तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट आ जाएगा। एल डिवाइड बाय आर इक्वलेंट यानी एल डिवाइडेड बाय 5R/3। तो टाइम कांस्टेंट 3L/R आ जाता है। यही टाइम कांस्टेंट 3L/R आप लोगों ने पहले इक्वेशन कंपेयर करके निकाला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट 3L/5R आ रहा है, हमारे पास टाइम कांस्टेंट 3L/5R पता लग जाता है। तो एक बार आई मैक्स आ गया और 3L/5R ये दोनों चीज़ें पता लग जाती हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन ए में वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इक्वेशन ए क्या थी, जहाँ पर आपको आई मैक्स चाहिए था और टाइम कांस्टेंट चाहिए था। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना है तो किस तरीके से आपको इसमें I1 निकालना है, इक्वेशन एलिमिनेट करके सेपरेट करके वेरिएबल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसको ढंग से समझ लीजिए। इस पर बेस प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर कहीं परेशानी आती है तो इक्वेशन भी बना सकते हैं। ओके, एंजॉय योर डे।